हाँ बच्चों, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो बीच में कट ऑफ हो गई थी। आगे इससे आगे बताते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि इस व्यंग में नाक कटना, नाक काटना आदि मुहावरों का प्रयोग है, जिसका मतलब होता है कि निरादर होना, अपमानित होना या सम्मानित नष्ट हो जाना। बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर कमलेश्वर ने स्वाधीन भारत के उन शासकों यानी उन राजा महाराजाओं पर बहुत बड़ा व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, जो अपनी मानसिकता से अभी उबर नहीं पाए हैं, औपनिवेशक मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं। देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन जॉर्ज पंचम की जो नाक है, जॉर्ज पंचम अभी तक उनके लिए सम्मान का पात्र रहे हैं, क्योंकि इस रचना में बताया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार पूरे देश का दौरा करता है। पूरे देश के वीरों, भारतीय पुरुषों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, सभी की मूर्तियों का अवलोकन करता नहीं, सभी की मूर्तियों को देखता है वो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए, लेकिन उसे सबकी नाक बड़ी दिखाई देती है। यानी जॉर्ज पंचम की नाक अपने यहाँ के सभी लोगों से छोटी दिखाई देती है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक फिट करने के लिए हमारे यहाँ के शासक प्रशासक यानी नेता इतने उतावले हो जाते हैं कि वो अंत में यही कहते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भी जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी जाए। यह बात वो जनता से छिपाना चाहते हैं, लेकिन जनता से बात कोई नहीं छुप सकती। गुलामी की प्रतीक जॉर्ज की नाक, जॉर्ज की नाक क्या है? गुलामी की प्रतीक है, क्योंकि हमारा जो देश गुलाम था वो जॉर्ज पंचम ने ही हमारा देश को गुलाम कर रखा था, अपने अधीन कर रखा था। तो गुलामी के प्रतीक जॉर्ज की नाक जोड़ने के प्रति हमारे देश के नेताओं की, राजाओं की व्याकुलता से उनकी मानसिक यानी उनकी मानसिकता पर या उनकी मानसिक गुलामी का परिचय मिलता है। इस व्यंग रचना में पत्रकारिता पर भी चोट की गई है कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए और कैसी पत्रकारिता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कमलेश्वर कथाकार के साथ साथ एक सफल पत्रकार के रूप में भी दिखाई देते हैं। बच्चों, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन होता है, और भारत आगमन जब होता है, भारत दौरे पर वो आती हैं, भारत भ्रमण करने के लिए आती हैं, तो उसी को लेकर ये कथा है जिसकी मैं रीडिंग कराती हूँ और साथ के साथ इसे एक्टिंग करती हूँ। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का भारत आना। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान, मई में साथ में, मई का मतलब होता है साथ में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने में आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था, दर्जी उनका टेलर मास्टर परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका उनका सचिव, उनका सेक्रेटरी और शायद तूफानी दौरा करने वाला था। उनका सेक्रेटरी शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। फौज फाटा यानी सेना, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने मीन्स वहां की कुछ खबरें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। यानी वहां की जो सूचनाएं होती थी, वहां की कुछ मुख्य खबरें हमारे यहाँ के अखबारों पर भी प्रस्तुत की जाती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है
जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। ये करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आएगा, यानी बहुत महंगा कपड़ा है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। जन्मपत्री छपी, जन्मपत्री का मतलब है कि उनके बारे में सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो भी उनके साथ आने वाले थे, उनके साथ रहने वाले थे, वो क्या खाएंगी, कहाँ ठहरेंगी, कौन कौन उनके साथ आएगा, ये सारी बातें छपी थी। यानी रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। प्रिंस फिलिप रानी के पति, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। और तो और उनके नौकरों यानी उनके जो सेवक थे, बावर्चियों, खानसाबों, बावर्चियों यानी उनके जो रसोइये थे, उनके जो सलाहकार थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे, खानसामों अंगरक्षकों की पूरी जीवनी देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। बावर्ची कहते हैं रसोइया, और खानसामों मीन्स जो कोई प्रबंधक होता है, रसोई में जो भी सामान आता है उसका जो प्रबंध करने वाला था उसे बोलते हैं खानसामों, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शोर शराबा बहुत शोर था, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही थी। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी शंख इंग्लैंड में बज रहा था का मतलब था कि रानी इंग्लैंड से आने वाली थी, उनके साथ कौन कौन आएगा, ये सभी बातें इंग्लैंड में हो रही थी और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी उनके आने की जो सूचना थी, जो सारी खबरें थी, वो हिंदुस्तान पूरी तरह से आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई। सनसनी फैल गई यानी तहलका मच गया, राजधानी में तहलका मच गया। तहलका मच गया यानी घबराहट शुरू हो गई, लोग घबराने लगे। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, यानी रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ, क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। अर्थात युद्ध हो चुका था पहले, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बारे में ये बताया गया है। उनकी शान शौकत के क्या कहने, शान शौकत ठाट बाट। और वही रानी दिल्ली आ रही है, या नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता, बेसाख्ता कहते हैं स्वाभाविक रूप से, बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। ये क्या है, शेर है। वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। यानी नई दिल्ली का काया पलट होने लगा कि यानी नई दिल्ली को सजाया संवारने जाने लगा। सड़कें साफ होने लगी, सड़कों के गड्ढे भराए जाने लगे, जो इमारतें थी उनकी रंगाई पुताई होने लगी। कहने का मतलब है कि दिल्ली में तैयारियां होने लगी, रानी के आगमन की, रानी के स्वागत की तैयारियां होने लगी, दिल्ली को सजाया संवारा जाने लगा। अब इसी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ बच्चों, इतना मैंने रीड करा दिया है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आ रही हैं। भारत के अखबारों में उनके कीमती सूट, उनके नौकरों, उनके बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों, यहां तक कि उनके पालतू कुत्तों के समाचार और चित्र छापे जा रहे थे। रानी के आगमन से सारे देश में सनसनी मची हुई थी। भारत सरकार के अधिकारी रानी का धूमधाम से स्वागत करने के लिए बेचैन थे। थोड़े ही समय में दिल्ली की काया पलट हो गई, यानी दिल्ली को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया। वहां की सड़कें और इमारतें नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज गई। यानी जिस तरीके से दुल्हन को सजाया जाता है उस तरीके से ही दिल्ली को सजा दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की जो मूर्त है वो नाक रहित मूर्त है, यही एक समस्या थी। यानी हमारे नेताओं के लिए, हमारे राजाओं महाराजाओं के लिए जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति बिना नाक की थी वह एक समस्या बनी हुई थी। अब इसमें देखिए, और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा।
किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों नाजनीनों कहते हैं कोमल अंगों वाली स्त्री, कोमलांगी की तरह श्रृंगार किया। कहने का तात्पर्य यही है कि दिल्ली को बहुत तरीके से सलीके से सजा दिया गया, संवार दिया गया। सड़कें भर दी गईं, सड़कें साफ सुथरी हो गई, इमारतों पर रंगाई पुताई पेंट हो गया। तो यानी दिल्ली को दुल्हन की तरह से सजा दिया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी दिल्ली में, लेकिन जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति बिना नाक थी, वह लोगों के मन में खटक रही थी, लोगों के लिए एक समस्या पैदा कर रही थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अब नाक के बारे में बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे, यानी बहुत बहुत बातें बनाई गई, बहुत ज्यादा समस्या पैदा हुई, बहुत ज्यादा परेशानियां हुई जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर। किसी वक्त रानी के आने के पहले जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर बहुत सारी बातें बनाई गई। आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई। गर्मा गर्म बहसें यानी नोकझोंक हुई। अखबारों के पन्ने रंग गए, अर्थात अखबारों में बहुत सारी खबरें छपने लगीं। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। कहने का मतलब बच्चों कि किसी भी समस्या को लेकर कुछ लोग किसी के पक्ष में होते हैं और कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं, और कुछ जनता के लोग शांत रहते हैं और उनकी जो चुप्पी होती है वो दोनों तरफ के लोगों की तरफ होती है। वही जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर बातें, इसी तरीके की बातें हो रही थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, यानी उस मूर्ति के पास सैनिक तैनात कर दिए गए, उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घरों मीन्स संग्रहालय, जहां पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं और पुरानी वस्तुओं का लेखा जोखा रहता है, जहां हम देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें बोलते हैं अजायब घर यानी संग्रहालय में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध के लिए कहते हैं छापामारी युद्ध के लिए कहते हैं गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाट का मतलब होता है खंभा या मूर्ति। तो कहने का मतलब बच्चों कि नई दिल्ली में सारे प्रबंध हो रहे थे, लेकिन एक विकट समस्या थी, वो समस्या थी नाक की। इंडिया गेट के सामने स्थित वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ थी? इंडिया गेट के सामने। जो मूर्ति थी जॉर्ज पंचम की, उस पर नाक नहीं थी। इस नाक को लेकर पहले बड़े आंदोलन और बहसें हुई। नाक रहे या हटा दी जाए, इस प्रश्न को लेकर खूब बहसें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नाक को बचाने के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त कर दिए गए। जैसा भी मैंने बताया, पहरेदार नियुक्त कर दिए गए। भारत में जगह जगह ऐसी मूर्तियां लगी थी जिनको लोगों ने नाक विहीन कर दिया था। यानी जनता है, पब्लिक तो कुछ भी कर सकती है, तो वही था। बहुत सी मूर्तियां ऐसी थी जिन पर नाक नहीं थी, उन्हें संग्रहालयों में पहुंचा दिया गया। यानी जो पुरानी चीज हो जाती है, वस्तु टूट फूट जाती है, क्षति विक्षत हो जाती है, उसे संग्रहालय में पहुंचा दिया जाता है। तो वही उन मूर्तियों के साथ भी हुआ। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक भी एक दिन गायब हो गई। यानी देखा कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति, उस पर से नाक गायब थी। इंग्लैंड की रानी पधारे और इंग्लैंड के राजा की नकली मूर्ति खड़ी रहे, यह बड़ी परेशानी का कारण था। यानी जिस देश की रानी आ रही है और उस देश का जो राजा की हमारे यहाँ मूर्ति है, उसकी नाक नहीं, ये बहुत शर्म की बात थी। देश के जो हितैषी थे, जो हितैषी कहे जाने वाले लोग थे, उन लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक को अपनी नाक का सवाल बना लिया। अर्थात उन्होंने अपने सम्मान का
प्रतीक बना लिया जॉर्ज पंचम की नाक को। अब नाक लगाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए बच्चों, उसे देखते हैं आगे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यानी इतना पहरा लगने के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक गायब हो गई थी। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। सरगर्मी, क्रियाशीलता, उत्तेजना, वही चहल पहल शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई। देश के खैरख्वाहों मीन्स भलाई चाहने वाले, खैरख्वाहों भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, एक बैठक हुई। मीटिंग मीन्स बैठक हुई और मसला पेश किया। मसला मीन्स क्या समस्या थी, मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अर्थात यदि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं है तो हमारा भी कोई सम्मान नहीं होगा, हमारा भी आत्मसम्मान नष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। उच्च स्तर पर मशवरे हुए मीन्स सलाह ली गई, दिमाग खरोंचे गए, यानी सबने अपने अपने दिमाग दौड़ाए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। यानी जब नाक लगाने की बारी आई तो बहुत सारी बैठकें बुलाई गई, उस बैठकों में समस्या रखी गई और समस्या के साथ साथ अपने अपने दिमाग सबने लगाए, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए और अंततः ये किसी मूर्तिकार को लाने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, जिस मूर्तिकार को बुलाया गया था वह एक कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। कहने का मतलब है कि उसके पास धन की कमी थी, आर्थिक तंगी थी उसके पास। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास मीन्स घबराए हुए। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए, अर्थात जो कलाकार था उन लोगों के चेहरों को देखकर समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी एकाएक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी जैसे ही वो जो मूर्तिकार था वहां पहुंचा, लोगों के बीच पहुंचा, जहां लोग एकत्रित थे उनके बीच पहुंचा, तो उसने सबके चेहरे देखे, सबके चेहरों पर परेशानी थी। यानी जो भी नेता, राजनेता जो भी वहां बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, समस्या सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, उनके सबके चेहरे लटके हुए थे, सबके चेहरों पर घबराहट थी। मूर्तिकार ने एकाएक सुना कि किसी ने उससे पुकारा है, ओ कलाकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। अब मूर्तिकार ने क्या जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट अर्थात मूर्ति, यह जो खंबा है कब और कहां बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। अब मूर्तिकार ने इतना सुनने के बाद मूर्तिकार ने जवाब दिया कि हाँ, नाक तो लग जाएगी, लेकिन यह लाट कब बनी थी, कहाँ बनी थी, इसका पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये सब मुझे मालूम होना चाहिए। अब आगे देखिए, सब हुक्काम में नेता, राजनेता कि एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नजर से दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि यह जिम्मेदारी किसकी है, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि यह जिम्मेदारी तो आपकी है। खैर मसला हल हुआ, यानी समस्या का हल निकल आया। मूर्ति को नाक लगनी है, समस्या का हल निकल आया। एक क्लर्क को फोन किया गया। क्लर्क यानी जो बाबू होता है ऑफिस में, कार्यालय में, उसको बोलते हैं क्लर्क। किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उसे सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइल के पेट चीरे गए, यानी जो पुरानी फाइलें रखी गई उन सबको निकाला गया और उनमें देखा गया कि वो मूर्ति कब लगी थी और कहां से उसका पत्थर लाया गया था और कब ये मूर्ति बनाई गई थी। पेट चीरे गए यानी उनकी गहन समीक्षा, उनके बारे में गहनता से उनको पढ़ा गया। कुछ भी पता नहीं चला और इतना करने के बावजूद भी लोगों को कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया। अब वो जो क्लर्क था उसने बहुत कोशिश की, सारी फाइलें देखी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं लगा, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था, घबराया हुआ था। यानी लौटकर वो कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, यानी वो घबराहट में उसने कहा, कुछ डरा हुआ था, उसने कहा कि सर मेरी खता माफ हो। खता मीन्स मेरी गलती क्षमा हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। उसका कहने का तात्पर्य था कि उन फाइलों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं चला कि यह मूर्ति कब लगी है और कहां से इसका पत्थर लाया गया, अर्थात
इन फाइलों में, ये फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, इन फाइलों में कुछ भी नहीं है। अब फिर अंत में एक कमेटी बनाई गई और उसे हर हाल में इस काम को कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अंत में फिर एक कमेटी बनाई गई और हर हाल में यानी किसी भी कीमत पर उस समस्या को सुलझाने के लिए उस कमेटी से कहा गया। अब मूर्तिकार पत्थर की खोज में क्या क्या करेगा, ये इस पैसेज में हम आपको बताएंगे कि मूर्तिकार ने उस पत्थर की खोज करने के लिए, यानी जो मूर्ति बनी है उस मूर्ति की पत्थर की खोज के लिए वो कहाँ कहाँ करेगा, इसे अगली वीडियो में बच्चों, अब अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये जो थोड़ा सा चैप्टर रह गया उसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।